हे एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से कि जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करने की सीरीज़ में आज हमारी बारी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कर लें, क्योंकि आज से हमारी जो स्टार्ट हो गई है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 4 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में, यानी सांस्कृतिक विकास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 3 चैप्टर्स को देखने के लिए फटाफट आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ आपको सारे चैप्टर्स अवेलेबल मिलेंगे। आज हम बात करेंगे विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में। सांस्कृतिक विकास के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में, पूरी जितने भी सांस्कृतिक विकास हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं, यानी पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट की। हम इसमें बात करेंगे, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के लिए क्या प्रयास किया है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किया है। यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए हैं, उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम ये देखेंगे जो विचारक हैं किस तरह मौखिक और लिखित जो उनकी परंपरा है उसको संग्रहित किए हैं, उन्होंने स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली है। ये सब जनता इन पर विचारों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जनता इन पर विचारों के स्थायी प्रभाव को हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि हम बौद्ध धर्म, यानी पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो हमारा किससे संबंधित था, हड़प्पा सभ्यता संबंधित था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि आर्यों का किस प्रकार आगमन होता है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं कि बौद्ध जो संस्कृति थी, वो जो बौद्ध धर्म था वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती। तो इस सारी चीजों के बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि साथ ही हमने ये भी देखा कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें अशोक ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई, कौन कौन सी उनकी स्थलाकृतियाँ थी, कौन कौन से शिल्प का विकास हुआ। इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि हम बौद्ध धर्म का विश्लेषण अध्ययन करेंगे। कि ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार विवाद और संवाद चलती रहीं। इसमें रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। अगर हम बात करें कि भौतिक साक्ष्य में जो सबसे सुरक्षित हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो है मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप है जो उस समय की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा। यानी आपको ये पूरा जो चैप्टर नंबर 4 है, इस स्तूप के इर्द गिर्द ही आपको सारी चीजें पढ़ने को देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पिछले के चैप्टर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब पर आपको जाना
पड़ेगा। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का हर एक पार्ट वीडियो आपको देखना है, ताकि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से गहराई से समझाई जाए। हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डीप से चैप्टर नंबर 4 यानी सांस्कृतिक विकास को पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सांची की एक झलक के बारे में। सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। किसकी है? कनखेड़ा की इमारत है। भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए। हमने पत्थर की वस्तुओं, बौद्ध की मूर्तियों और प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रूप से रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक है। मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे भारत में आकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पुनरुत्थान किया, यानी पुनः खोज की है। ठीक है, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस झलक के में कई हफ्ते तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज का निष्कर्ष एक पुस्तक में लिखा है। भोपाल के नवाब शासनकाल की बात करूं मैं तो 1868 से 1901 के बीच शाहजहां बेगम किसकी? शाहजहां बेगम की आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास से संबंधित बुक है। 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया और इसमें सांची की बहुत सारी बातों के बारे में उन्हें पढ़ने को मिलता है। तो समझ में आई? समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि कनिंघम ने जब वहाँ का भ्रमण करने गए तो वहाँ पर उन्होंने रुककर जो गुंबद है उसके बीचों बीच खुदाई की और वहाँ की चीज़ों का अध्ययन करना स्टार्ट किया। जब अध्ययन करना स्टार्ट किया और अंग्रेज एक पुस्तक में लिखा, पुस्तक भोपाल के नवाब थी। भोपाल के आप सभी को नवाबों के बाद जब लिस्ट पढ़ोगे तो आपको शाहजहां बेगम का नाम आएगा। तो भोपाल के नवाब शासनकाल 1868 और 1901 के बीच की बात है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल के इतिहास के बारे में हमें ये बुक बताती है। इसका अनुवाद 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया और तब हमें सांची के बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगी। 19वीं सदी के यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। 19वीं सदी में बता दूं तो 19वीं सदी के जब 19वीं सदी का जो समय आता है, यूरोप में सांची के स्तूपों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी लोग जो यूरोप के वैज्ञानिक थे, यूरोप के पुरातत्वविद थे, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे थे। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम ने से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। अब फ्रांसीसियों ने क्या किया था, फ्रांसीसियों का जो सांची का पूर्वी तोरण द्वार है उसे फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। किससे? शाहजहां बेगम से। शाहजहां बेगम उस समय वहाँ की नवाब थी, तो उनसे परमिशन मांगते हैं। कुछ समय के लिए अंग्रेज ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्राकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह ही रह गई। तो बेगम ने कहा बिल्कुल आप हमारी ये भारत की धरोहर है, तो हम इसे फ्रांस ले जाने का कतई इजाज़त नहीं देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक दूसरा आइडिया निकाला कि उन्होंने कहा प्लास्टर का हम इसका, जैसे आजकल प्लास्टर के उसके फ्लेक्चर्स बन जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि हम इसका प्लास्टर से बना लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम इसको भोपाल ले जाएं या भोपाल में रखें या फ्रांस ले जाएं। तो वो बेगम इस पर राजी हुई और आज भी जो मूल कृति है वो भोपाल राज यानी रायसेन में ही उपस्थित आपको देखने को मिलेगी। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम, भोपाल में शासकों की मैं बात करूं कि शाहजहां बेगम के समय तो ये सारी कहानी घटना हुई थी, फिर उनके उत्तराधिकारी आती हैं सुल्ताना जहां बेगम। सुल्ताना जहां बेगम की मैं बात करूं, इनने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान किया। सुल्ताना जहां बेगम की अगर मैं बात करूं कि इन्होंने क्या किया, ये जो प्राचीन स्थल थे इनके रखरखाव के लिए, जैसे आज हम किसी चीज़ की सजो कर रखते हैं तो उनके रखरखाव के लिए इन्होंने धन का अनुदान किया, यानी इन्होंने दान किया, कुछ अमाउंट जो था वो दान के रूप में दे दिया। किसने? सुल्ताना जहां बेगम। ये उत्तराधिकारी थी किसकी? शाहजहां बेगम की। ठीक है, आप लोगों को पता है, जब आप भोपाल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सुल्ताना जहां जो भोपाल में बेगमों का राज किस प्रकार से हुआ था। ठीक है,
आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्ताना जहां को समर्पित किया। अब जॉन मार्शल की बात करते हैं तो उन्होंने सांची पर कई सारे लेख लिखे थे। ठीक है, कई सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्ताना जहां को समर्पित कर दिया था। सुल्ताना जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने का अनुदान दिया। वहां पर रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्ताना जहां बेगम ने अनुदान दिया था। यदि यह स्तूप समूह बना है, इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज, तो आप सभी को पता है जो सांची का स्तूप है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्तूप है। बौद्ध धर्म से इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब हमने स्तूपों के बारे में अध्ययन किया, इस स्तूप के बारे में गहनता से अध्ययन किया, तब हमें देखने को मिलता है कि जो बौद्ध धर्म था, जो आरंभिक बौद्ध धर्म था, उसके बारे में हमने बहुत सारी समझने में महत्वपूर्ण हमारी जो सोच थी कि बौद्ध धर्म कैसा था, कैसा नहीं था, उसके बारे में महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण को जीता जागता उदाहरण है। तो आज ये जो सांची स्तूप है, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण को जीता जाता उदाहरण के तौर पर हम देखने को मिलते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर फोटो आ चुकी है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सांची जो भोपाल के रायसेन में अवस्थित है, किस प्रकार से बना हो। इसमें एक ऊपर गुम्बद है, चारों ओर वेदिकाएं हैं, एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और ये है तोरण द्वार। ठीक है, ये है तोरण द्वार। सांची का महान स्तूप, यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। ठीक है, जब आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप इस स्तूप को पहाड़ी के ऊपर मुकुट जैसा दिखेगा। इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना ही समय आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी से बना एक मंदिर भी शामिल है। तो बिल्कुल जब आप रेल यात्रा करें, जब आप दिल्ली से भोपाल जाएं तो सांची का जरूर वहाँ पर भ्रमण करें। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? अब हमें बात करना है कि इस इमारत का महत्व क्या है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है। हमें अब इन सभी बातों के बारे में चर्चा करनी है कि आखिर जो सांची स्तूप है इसका महत्व क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए, यह टीला बनाया क्यों गया। अब इस टीले में आप सभी को पता है, अब ये टीला है तो यहाँ तो लोग रहते नहीं होंगे, है ना, इतनी ऊपर पहाड़ी के। तो आखिर ये टीला किस लिए बनाया गया, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनी है, क्या सिक्योरिटी पर्पस से बनी है, इस स्तूप को किसने बनवाया, किसने इसके लिए धन दिया, इसकी खोज कब हुई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला, अभिलेखों के अध्ययन द्वारा हम इस रोचक इतिहास के बारे में खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हमारा बौद्ध धर्म। पृष्ठभूमि हमारी क्या है बौद्ध धर्म के? यज्ञ और विवाद के बारे में बात करें। पृष्ठभूमि अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ और विवाद में जब बात करें हम, तो हमें क्या मिलता है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्द का काल विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान के जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात और प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। चिंतकों कौन है? जो बहुत अपने दार्शनिक शब्दों का जो उपदेश देते थे। तो जो ईरान में थे वो जरथुस्त्र थे, ठीक है, चीन में खुंगत्सी थे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे और भारत में महावीर और बुद्ध थे। और कई चिंतकों का भी उद्भव हुआ जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। उन्होंने जीवनों के रहस्य को समझने का प्रयास किया। अब ये जो चिंतक थे, जो थिंकर्स थे, इनको क्या थिंकर्स कहते हैं। तो
तो ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का बड़ा ही बेखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया है। साथ ही वे इंसानों और विश्व की व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। चैप्टर नंबर हमने 2 में देखा, जब आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ोगे, जब आप जिसने पढ़ा है उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो जाके फटाफट यूट्यूब पर चैनल पर जाओ, चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ो, तो आपको पता होगा कि जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे थे। कृषि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे थी, तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जो वैश्य और शूद्र हुआ करते थे वो अपने कर्म के आधार पर किस तरह विभाजित थे। लोगों में जो कृषि करना था, जो व्यवसाय था वो किस प्रकार से हो रहा था, व्यवसाय कहाँ कहाँ होते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी चैप्टर नंबर 2 और 3 में। ये मनीषी इन बदलते हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो लोग थे तो ये इनका जो चेंज हो रहे थे, ये सारे हालात चेंज हो रहे थे, इनको भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा के बारे में बात करें, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद से मिलती है। हमें ऋग्वेद से किस काल की समय जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की संकलित सारी जानकारियां ऋग्वेद से मिलती हैं। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से आयोजित किए जाते थे। तो शुरू में क्या होता था, तो जनरली आप भी देखोगे कि जब आजकल जो यज्ञ होते हैं वो सामूहिक रूप में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। तो शुरू में जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप में किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच यह यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। अब क्या हुआ, जो समय चेंज हुआ, लोगों के जो दिमाग थे वो ज़्यादा विकसित होने लगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने घरों पर ही यज्ञ कराएंगे। तो घर के जो मालिक हुआ करते थे उनके द्वारा ये यज्ञ कराए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किया जाता था। तो जो राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ हुए करते थे वो सरदार और राजा द्वारा किया जाता था। इनके अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ होते थे, तो इनके अनुष्ठान के लिए या इनको करवाने के लिए ब्राह्मणों या पुरोहितों पर निर्भर होना पड़ता था। किसके ऊपर? ब्राह्मणों या पुरोहितों पर निर्भर होना पड़ता था। नए प्रश्न की अब उत्पत्ति किस प्रकार से हो? उपनिषदों की जो उत्पत्ति होती है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से होती है। में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने में उत्सुक थे। तो उपनिषद से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो उस समय के लोग थे, 6ठी सदी ईसा पूर्व से बात हो रही है, उपनिषदों का तब विकास हो चुका था। तो इसमें क्या होता था, इसमें लोगों की जो विचारधारा से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ यानी जीवन का एक्चुअल में मतलब क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना कैसी है और पुनर्जन्म के बारे में जानने में बड़े उत्सुक रहते थे। यानी बहुत इंटरेस्ट उनको रहता था कि हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाएं। पुनर्जन्म के अतीत के कर्मों के कारण होता है और वो ऐसा कहते थे कि जो पुनर्जन्म होता है वो अतीत के कारणों के कारण होता है। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने के लिए अभिव्यक्ति करने लगे। वैदिक परंपरा से बाहर कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं वाद विवाद और चर्चाएं। वाद विवाद और चर्चाएं किस प्रकार से होती थी? समकालीन बौद्ध ग्रंथों से हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ हैं उससे हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कितने संप्रदाय? 64 संप्रदाय और चिंतन परंपराओं का उल्लेख हमें मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी देखने को मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय के बारे में समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों के तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटार
गौशालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के सुख दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। तो ये जो समझ थी वो ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग का निर्धारण होता है। तो हमने जब प्रीवियस चैप्टर जिसने पढ़ा होगा तो उसको समझ में आया होगा कि जो ब्राह्मणों का जो मानना था, वो क्या समझते थे अपने आप को कि हमारी जो उत्पत्ति हुई वो दैवी है, यानी हमें सर्वश्रेष्ठ रहने का अधिकार देवों द्वारा दिया गया है, यानी जन्म से मिला है। तो ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि जो उनका अस्तित्व है उनकी जाति और लिंग पर आधारित होता है। शोध की बात करते हैं। उपनिषद की कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर मैं सुनाती हूँ। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी ईसा पूर्व के छंदोग उपनिषद के 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बड़ी है। सच्चा यज्ञ के बारे में बात करें, यह जो बह रहा है, पवन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह जो बह रहा है निश्चय एक ही यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। तो यज्ञ की परिभाषा क्या दी गई है यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो पवन बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में ये क्या है, ये यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। तो बुद्ध क्या करते थे, जो चर्चा और अपनी बातचीत करते थे, जनरली जो उनके बीच डिस्कशन होता था, उसको महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे। जैसे आजकल के जो बाबा लोग होते हैं वो प्रवचन देते हैं और सभी जो भक्त होते हैं वो ऐसे यहाँ पर बैठकर सुनते रहते हैं। तो जो महिलाएं और पुरुष होते थे उन प्रवचनों को बच्चे भी सुनते थे। ये नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं सुनते थे। पुरुष के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं और 4थी सदी में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों में एक सभा वेस्ली यानी बिहार के वैशाली में पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहां पर ही उनके शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक क्या कहते हैं? इन संग्रहों को, बौद्ध की शिक्षाओं को, संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। शब्दार्थ भिन्न प्रकार के शब्दों की खोज करने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता था। विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले नियमों का संग्रह था। तो विनय पिटक क्या था? जो संघ या बौद्ध मठों में जो रहने वाले लोग थे वो किस नियम से, किस डिसिप्लिन से रहेंगे, इसका संग्रह कहाँ मिलता है? आपको विनय पिटक में मिलता है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं और जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो कहाँ रखी गई हैं? वो सुत्त पिटक में रखी गई हैं। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं। तो जो दर्शन से जुड़े विषय थे वो किस में रखे गए हैं? अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद में युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश जो द्वीपों का इतिहास बताता है और महावंश यानी जो महान इतिहास है, जैसे क्षेत्र विशेष में बौद्ध इतिहास को लिखा गया है। इनमें से कई रचनाएं बुद्ध के जीवन में लिखी गई हैं। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में होते थे। तो ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ थे तो वो पाली में होते थे। बाद में यह संस्कृत में लिखे जाने लगे। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन और त्यांग्स जैसे तीर्थ यात्री बौद्ध धर्म की खोज में कहाँ चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के क्षेत्रों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक पांडुलिपियां एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी।
पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि जो बौद्ध की शिक्षाएं थी, विनय पिटक की बात करते हैं तो जो संघ या बौद्ध में रहने वाले लोग थे, उनके जो नियम थे, नियमों का संग्रह था, वो किस में रखे गए? विनय पिटक में रखे गए। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े जो विषय थे वो अधिधम्म पिटक में रखे गए। क्लियर हुई इतनी बातें? चलिए आगे बढ़े। सभी को याद रहेगा कि जो बौद्ध का जो शिक्षाओं का संकलन है वो त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? त्रिपिटक में पहला आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सुत्त पिटक और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। क्लियर हुआ सभी को? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है 12वीं शताब्दी की लगभग। तो इस प्रकार उस समय क्या होता था, जो उनके पास पेन और कॉपी प्रॉपर तरीके से नहीं होता था जैसे आज आपके पास है, तो वो इस प्रकार की जो उनके लिखने की जो हुआ करती थी, इन्हें पांडुलिपि कहते थे। तो वो इस प्रकार से अपनी संरचनाओं को लिखा करते थे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। साथ ही ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना आपके लिए उपयोगी था। इसी तरह हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अब वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। जो अभी करंट में जो सीरीज चल रही है वो क्लास 12 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट आपको इस चैनल पर हो रही है। तो फटाफट उनको देखने के लिए, साथ ही जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस चैप्टर्स हैं, उनको भी जाकर चैनल पर जाकर देखिए और उसका भी लाभ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए तरीके से, नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।